हमारा जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस शुरुआत में हम आते हैं इसकी हिंदी पहचान। जिस प्रकार से हमने जो टेंस पढ़े थे उसमें हमने जो हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट किया उसमें जिस प्रकार से हमें जो हिंदी पहचान की जरूरत पड़ेगी उसी प्रकार इस टेंस में भी हमें हिंदी पहचान की जरूरत पड़ेगी। आप देखो इसमें एक कंटीन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी यही आती है हिंदी पहचान, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसमें भी हिंदी पहचान में यही आती है। लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन ये है क्योंकि इसमें साथ में क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। टाइम जैसे या तो पॉइंट ऑफ टाइम आता है या पीरियड ऑफ टाइम आता है, या तो पॉइंट ऑफ टाइम आता है या पीरियड ऑफ टाइम आता है। एक टाइम दिया हुआ आता है, उससे पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इसकी जो एडवर्ब है वो क्या है, सिंस और फॉर है। सिंस और फॉर है हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें देखो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और जो सिंगुलर नाउन है जो हमने कंटीन्यूअस पढ़ा था या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था उसमें मैंने अलग-अलग आपको लिख के बताया था कि सिंगुलर आप किसको बोलोगे, कौन सा जो सब्जेक्ट होगा या कौन सा जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। यार जो ये भी बताया था कि ये सिंगुलर नाउन कौन सी होती है, प्लूरल नाउन कौन सी होती है। तो हमारे पास यदि ही आ रहा है, सी आ रहा सब्जेक्ट है, वो ही है या सी है या इट है या कोई सिंगुलर नाउन है तो हम हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे देखो नोट लिखा के मैंने ये उल्लेख किया कि इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है समय बिंदु। पॉइंट ऑफ टाइम एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक जिसको बोलते हो आप निश्चित समय, एक को बोलते हो अनिश्चित समय। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय होता है। पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु होता है वो निश्चित समय होता है, और पीरियड ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम है अर्थात जिसको हम अनिश्चित समय बोलते हैं उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। दोबारा देख लो इसको, तो इसमें जो हिंदी पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, तथा इसके साथ में समय किया हुआ है। एडवर्ब सिंस और फॉर, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब इस टेंस की जो मेन वर्ब है वो कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी होगी। और नीचे लगा के मैंने नोट लगा के उल्लेख किया है, नोट लगा के एक चीज का उल्लेख किया कि इस टेंस में एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु, जिसको आप निश्चित समय बोलते हो उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम जिसको आप अनिश्चित समय या समयावधि बोला जाता है, उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद में देखो, अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम में देखो ये इसका अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूं, पॉइंट ऑफ टाइम होता है समय बिंदु। समय बिंदु अर्थात आप जिसको बोल सकते हो निश्चित समय। जैसे मान लो कि 2 o'clock, इवनिंग, मॉर्निंग, जैसे मंथ का नेम आ रहा है, जैसे ये टाइम मैंने 2 o'clock लिखा, 5 o'clock, 10 o'clock, कोई भी आ सकता है। इवनिंग आ रखा है, मॉर्निंग आ रखा है, ये सभी क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, निश्चित समय में आते हैं। ये 2019, 18, 2010 ये जो भी कोई हमें ईयर दिया हुआ है तो वो भी किस में आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा या निश्चित समय में आएगा। मतलब जिस प्रकार से जैसे हमारे जो मंथ चलते हैं, जैसे मई है, अप्रैल है, मार्च है, जनवरी है, फरवरी है, ये सभी के सभी इसी में आते हैं। यदि इनका उल्लेख किया हुआ है तो आपको उससे आगे सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो आप इसमें से दोनों में से यदि यूज करोगे तो मैं आपको बता चुका कि पॉइंट ऑफ टाइम में ये आते हैं, तो इनके साथ में किसका यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे, इनके साथ में सिंस का यूज करेंगे। ठीक है। अब अगला है देखो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम इसको समय अवधि, समय की अवधि या इसको बोला जाता है अनिश्चित समय।
हाँ, जिस प्रकार से बोलते हो अनिश्चित समय या समय की अवधि, क्योंकि हमें इनके नाम निकाल रहे ये निश्चित समय है अनिश्चित, ये हमें समझने में आसानी होती है, ना कि ये इनका सामान ये होता है, इसका होता है समय बिंदु, इसका होता है समय अवधि। अब इसके लिए देखो 2 आवर्स, 3 months, 1 year, 15 minutes। अब इसमें से जैसे 2 आवर्स आ रखा है, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5, 10, जो भी आवर्स आ रखे हैं वो किसमें होंगे, पीरियड ऑफ टाइम में होंगे। 3 months, 1 month, 2 months से 5 months, ये सभी इसमें आते हैं। 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, वो भी इसमें आते हैं। 15 मिनट, 16 मिनट। अब इसके अलावा यदि हमें सेकंड देते भाई 30 सेकंड, तो 30 सेकंड भी क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम में है। यदि आपको जैसे मैं ये नहीं मानता कि 15 1 to 1 से लेके 60 तक जो भी आपको मिनट दी हुई आ रही है, जैसे मान लो कि 1 आ रही है, 2 आ रही है, 5, 10, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 28 जो भी आ रही है वो किस में आएगी, पीरियड ऑफ टाइम में आएगी। और इन ये जो टाइम होगा इससे पहले हम यूज किसका करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिंस का यूज हम कहां पे कर रहे हैं और फॉर का यूज कहां पे कर रहे हैं। सिंस का यूज कहां पे कर रहे हैं और फॉर का यूज हम कहां पे कर रहे हैं। आगे देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब वही इसके हमें सेंटेंस रिकॉर्डिंग, सेंटेंस पैटर्न या सेंटेंस स्ट्रक्चर तीनों एक ही बात है, वो हमें आएगी तो हम आराम से कर देंगे। शुरुआत देखो इसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें शुरुआत में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, एज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब इसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम जो समय है उसको निरूपित करने के लिए सिंस और फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब सिंस ऑब्लिक फॉर का मतलब है या तो हम सिंस का यूज करेंगे या फॉर का। अब हमें ये देखना कि ये जो टाइम आया हुआ है वो या तो जैसे पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, दोनों में से जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर देंगे। वह 2 घंटे से खाना पका रही है, वह 2 घंटे से खाना पका रही है, वह 2 घंटे से। अब हमें देखो टाइम आया हुआ, इसमें टाइम आ गया 2 घंटे। अब इसमें यह सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे शुरुआत में सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, तो ये हो गया सी। उसके बाद में है तो ऑब्लिक है और बीन। अब सी के साथ में हमें सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई कुकिंग, फूड। अब ये देखो 2 घंटे 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम। हमने देखो ऊपर बताया कि ये पीरियड ऑफ टाइम है 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, तो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। और 2 आवर्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार आप यूज करोगे। हम 3 दिन से विद्यालय आ रहे हैं, तो देखो वी, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। हैव बीन कमिंग टू स्कूल और 3 days। For 3 days
अब देखो यहाँ पे ये प्लूरल था तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो ऑब्जेक्ट था पहले से वो आ गया, उसके बाद में सिंस और वर्ब, क्योंकि ये क्या है, ये है पीरियड ऑफ टाइम 3 डेज, इसमें डेज भी आ सकता है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं 3 डेज 2 डेज 4 डेज 5 डेज, ये सब इसी में आते हैं। इसके अगला देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखो शुरुआत में हम इसका देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो होगा सब्जेक्ट प्लस है जो ऑब्लिक है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आगे टेंसों में भी काम में आएगी कि जो सेंटेंस यदि नेगेटिव होगा उसमें यदि हम नोट का यूज करेंगे, यदि साइड क्रिया के दो हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हैं, हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े जैसे हैज बीन और हैव बीन दो टुकड़े हैज और बीन दो हो गए, तो इसका मतलब दोनों के बीच में सदैव नोट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नोट का होगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, पहले लिख देते हैं हैज बीन, उसके बाद में नोट का यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है गलत। ये बात ध्यान में रखना, यदि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके दो टुकड़े हैं तो आपको क्या करना है, नोट का यूज सदैव दोनों के बीच में करना है। सदैव कहां पे करना है, दोनों के, जो पहला टुकड़ा उसके बाद में, दूसरा टुकड़ा उससे पहले, चाहे कोई सा भी टेंस हो। जैसे आगे भी शैल बी, जो फ्यूचर में जाएंगे शैल बी विल बी आएगा, शैल है विल है आएगा, तो दोनों के बीच में होगा, ना कि दोनों का अलग अलग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक और प्लस टाइम, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। वह 2010 से हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, वह 2010 से। देखो ये आया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। अब देखो ये है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे। उसके बाद में नोट, बीन, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो टीचिंग हो गया, टीचिंग हिंदी सिंस 2010। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी ईयर आ रखा है, कोई भी जैसे 2010, 11, 12, 15, 18 जो भी आ रखा है, या पीछे विगत का जो भी आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंस के दौरान निरूपित करेंगे। इसको क्या माना जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। हम 10 मिनट से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तुम 10 मिनट से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो यूं, अब यूं है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम हैव, नोट, बीन, बोलने को बोलते हैं स्पीक, स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि यदि हमें जो ये जैसे मिनट, सेकंड, आवर्स ये आ रखे हैं, तो ये किस में माने जाते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें माने जाते हैं। जैसे 10 मिनट, 15, 16 जो भी मिनट्स आ रखे हैं, वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका यूज करते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये बात ध्यान में रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका एक टुकड़ा पहले आएगा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, बहुत बार ये गलती दोहराई जाती है। जो भी है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फिट नंबर। अब ये गलती बहुत बार दोहराई जाती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब पूरी की पूरी रख देते हैं, हैज बीन, हैव बीन, दोनों में जैसे हैज बीन रख दिया या हैव बीन, तो आपका सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। शायद यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी इसके दो टुकड़े हैं, तो एक टुकड़े को तो क्या किया जाता है, एक टुकड़े को तो जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके शुरुआत में रखा जाता है, उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में दूसरा टुकड़ा आता है। ये बात ध्यान में रखना सदा ही। आगे जो टेंसेस आएंगे ना उसमें भी यही यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़ा है उसको पहले रखो, उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है उसको बाद में रखो। ये बात ध्यान में रखनी है। यदि आपने जो सेंटेंस की शुरुआत की, जैसे सेंटेंस की शुरुआत की, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या किया, यदि शुरुआत में ही हैज बीन रख दिया या हैव बीन रख दिया, तो आपका सेंटेंस वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आते हुए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सही यूजेज किए थे। उसके बाद में सब्जेक्ट भी लिखा, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिखा, उसको ऑब्जेक्ट भी लिखा, सिंस ऑब्लिक फॉर का भी यूज सही किया, टाइम भी सही लिखा, क्वेश्चन मार्क भी लगाया। लेकिन आपकी गलती ये थी कि आपने हैज बीन और हैव बीन दोनों को एक मान के दोनों को सेंटेंस के शुरुआत में रख दिया। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे जो टेंसेस होंगे उसमें भी ऐसे यूजेज बहुत ज्यादा आएंगे, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हैज बीन और हैव बीन है, उसमें हैज बीन में से हैज का और हैव बीन में से हैव एक जो टुकड़ा होगा या एक पार्ट होगा, उसको सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में रखा जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, दूसरा पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में रखा जाता है। क्या हमारी 2 घंटे से बगीचे में पानी दे रहा है? मान ली ये क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज का। हैज गार्डनर बीन। अब पानी देना ये कलर के लिए है वाटर, तो इससे वाटरिंग बन जाएगा in the garden। और अब ये बात ध्यान में रखनी है आपको। हमने जो क्या किया था, यहाँ पे जो गार्डनर है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने हैज का यूज किया है। ऐसे देखिए कि हैज बीन दोनों को शुरुआत में रख दिया। हैज ये पहला पार्ट था, हैज बीन रख दी, उसका पहला पार्ट है, उसको सब्जेक्ट से पहले रखा या सेंटेंस के शुरुआत में रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद में जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट था उसको रख दिया। इस प्रकार से आपको बनाना है। क्या है 2019 से खेत रोक रहे हैं। यहाँ पे देखो ये दे है या प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हैव बीन में से हैव पहला पार्ट है, उसको सेंटेंस के शुरुआत में रख दिया, उसके बाद में दे, उसके बाद में बीन, और जो देने को बोलते हैं प्लो, तो ये हो गया प्लोइंग हेल्ड सिंस 2019। यदि आपको इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वो ज्यादा टफ नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखना, वो ज्यादा टफ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, अब जैसे ये सेंटेंस, क्या मान ली 2 घंटे से बगीचे में पानी नहीं दे रहा है, सेंटेंस ही होगा नेगेटिव सेंटेंस।
किसका यूज कर देना है, नोट का यूज कर देना है। जैसे मान लो कि ये यदि नेगेटिव होगा, यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नहीं आएगा, पानी नहीं दे रहा है, क्या मान ली 2 घंटे से बगीचे में पानी नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है, ये गार्डनर है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का यूज कर देना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या कर देना है, नोट का यूज कर देना है, और ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें से क्या वे 2019 से खेत नहीं जोत रहे हैं, ये होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो 2019 से खेत नहीं जोत रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हैव दे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के तुरंत बाद में नोट का यूज कर देना, दे के तुरंत बाद में सब्जेक्ट होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे कोई किसी भी टेंस का हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे कोई सा भी टेंस हो, जैसे मान लो कि प्रेजेंट के 4 भाग हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, आपको करना क्या, जो सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद में ही नोट का यूज होगा, बस तुरंत बाद में। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, या तो ये गलती जो मैंने शुरुआत में बताई, हैज बीन को शुरुआत में रख देते हैं, हैव बीन को रख देते हैं, एक तो गलती ये करते हैं। दूसरी गलती जो नेगेटिव बनाते हैं उसमें ये गलती कर देते हैं, हैव दे बीन, बीन के बाद में नोट का यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, आपका गलत है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, चाहे टेंस कोई सा भी है, चाहे प्रेजेंट के 4 भाग हैं, चाहे पास्ट के 4 भाग हैं, चाहे फ्यूचर के 4 भाग हैं, आपको करना क्या है, जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का यूज कर देना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का यूज कर देना है, आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखो इसका नंबर आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो इसमें एक ही पूछी जाती है, ये टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीन भाग हो गए, हर टेंस में एक ही भाग होता है। इसमें से जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम होगी उसमें एक ही पूछी जाती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक, तीनों टेंसों में से एक टेंस की पूछी जाती है। उस टाइम में हमें पता करना कि कौन सा टेंस में ये सही है, कौन सा टेंस में ये गलत है, उस टाइम में हम डिसाइड करेंगे। वो होती है कंफ्यूजन की स्थिति, वो होती है कंफ्यूजन की स्थिति। बहुत ज्यादा स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं ज्यादा, इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि हम ये समझे नहीं, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको करना है। बोर्ड एग्जाम में यदि आपको ऐसी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है तो आपको किस प्रकार से सही करनी है, किस प्रकार से। देखो मैं एग्जांपल लेकर आऊं, ये मानो कि है हमारे, जैसे मानो कि बोर्ड की एग्जाम थी उसमें ऐसा आ गया, अब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। यदि हम एक टेंस पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट आज वाला ही पढ़ेंगे। यदि तीनों टेंस पढ़ा देंगे तो तीनों टेंस हो गए, तो 4 भाग हैं वो सभी पढ़ा देंगे, तब स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम में उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट में जाएगा या पास्ट में जाएगा, चाहे फ्यूचर में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। अब देखो इसमें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बात तो देखो सिंस फॉर प्लस टाइम, ये देखो ये आया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये क्या आया हुआ है, ये टाइम आया हुआ है। तो हम ये जाहिर सी बात है अनुमान लगा लेंगे कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फर्स्ट बात तो ये अनुमान लगाएंगे, पहले हम चॉइस कर लेंगे ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जानना है हमें कौन से में कि हम कौन सा भरेंगे तो सही होगा, कौन सा भरेंगे तो गलत होगा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं, तब हम भर देंगे हैज बीन प्लेइंग, ठीक है। अब मैं यही सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, he had been, playing,
क्रिकेट सिंस मॉर्निंग we have been playing cricket since morning. यदि हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो तीनों एग्जांपल सही होंगे, तीनों एग्जांपल सही होंगे। मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि यदि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो तीनों एग्जांपल सही है। देखो इसका अर्थ होगा वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। पहले का बताया मैंने, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। दूसरे का वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तीसरे का होगा वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। तीनों परफेक्ट के हाल के, तीनों में कोई गलती नहीं है, तीनों सेंटेंस समान है। यदि मैं ऐसे लिख दूंगा वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा तो स्टूडेंट जो सेंटेंस बनाएंगे वो ये नीचे वाला बनाएंगे। मैं ये लिख दूंगा कि वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था तो ये बीच वाला बना देंगे 2 नंबर वाला। और मैं ये लिख दूंगा वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है तो ये फर्स्ट वाला बना देंगे। तो इसका मतलब तीनों एग्जांपल सही है, तीनों एग्जांपल सही है। तो फिर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे तो फिर ये तीनों बन जाएंगे, तीनों बन जाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इतना पार्ट आ रहा है। देखो ये बात और ये बात इतना ही दिया हुआ है, ये बीच वाला तो ब्लैंक है। अब देखो ये मैंने 3 सेंटेंस लिख दिए, भले एक दिया तीनों में। अब और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम बनेंगे। अब देखा मतलब कि मैंने बढ़ दिया हैड बीन प्लेइंग, तो दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि सर हैड बीन प्लेइंग नहीं पढ़ा जा सकता क्या? तीसरा बोलेगा भी हैव बीन प्लेइंग नहीं पढ़ा जा सकता। तीनों सही है तो इसका मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं भाई, मल्टीपल चॉइस तो दिया रखे भाई। 3 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन करोगे वो सही हो जाएगा, एग्जाम टिक कर देगा। क्या हैज बीन प्लेइंग करोगे तो भी सही होगा, हैड बीन प्लेइंग करोगे तो भी सही होगा, भी हैव बीन प्लेइंग करोगे तो भी सही होगा। तीनों ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन सही होगा। उस टाइम में हमें चुनाव करना है कि ऑप्शन सही होगा कौन सा। ये लगभग एग्जाम में हमारी जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, चाहे आप ईयरली ले लो चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, दोनों में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। उस टाइम में ये समस्या हो जाती है हम की करें क्या, कि एक बोलेगा कि हैज बीन प्लेइंग है वो मेरा सही है, दूसरा हैड बीन प्लेइंग बोलेगा वो मेरा सही है, तीसरा बोलेगा बी हैव बीन प्लेइंग है वो मेरा सही है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि फर्स्ट बात तो देखो इसमें कोई हमें एडवर्ब नहीं दी है, हमें ये पहचान नहीं दी कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ये बात सबसे हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है। इसमें हमने कोई भी ऐसी पहचान नहीं दी है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, कि कहीं पे प्रेजेंट की पहचान आई हुई है, पास्ट की पहचान आई हुई है, फ्यूचर की पहचान आई हुई है, कहीं पे भी नहीं आई है। तो जिस टेंस में कोई भी पहचान नहीं आई हुई है तो हमें उस टेंस को सदा ही प्रेजेंट का मान के चलना है, इसका मान के चलना है प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का मानेंगे तो हम जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भरा जाएगा हैज बीन प्लेइंग, ये आपका आधा नंबर है। यदि आप गलती करोगे तो जानबूझ के गलती करोगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कहीं पे भी ऐसा कि दुविधा वाली तो बात है नहीं कि आप समझ नहीं पाए या मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है। यदि आप इसमें हैड बीन प्लेइंग करोगे तो आपका गलत होगा, भी हैव बीन प्लेइंग करोगे तो गलत होगा, क्योंकि हमारे पास ना कोई इसकी पहचान आई हुई है कि ये पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो हमें यदि पहचान नहीं दी आ रही है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एकदम गलत हो जाएगा यदि हम उसको पास्ट के या फ्यूचर के अकॉर्डिंग ले लेंगे। पहचान नहीं है तो हम जाएंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट में जाएंगे तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। यदि ये सिंगुलर है तो हमें हैज बीन प्लेइंग पढ़ना पड़ेगा, और यदि प्लूरल है तो हम क्या पढ़ देंगे, हैव बीन प्लेइंग पढ़ देंगे। सही है।
देखो ट्रांसलेट की सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब आपको क्या करना है, इन जो सेंटेंस हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपको होमवर्क है। आप एक वीडियो के अंत में देखो ये प्रिपेयर करोगे, पूरा जो टेंस समझाया गया है इसमें हम 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्या बच्चे 2 महीने से दूध नहीं पी रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अजय 2017 से मंदिर जा रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं 4 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैं 2018 से सीकर में नहीं रह रहा हूँ, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, क्या सुनीता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह सुबह से कुर्सियां बना रहा है, और ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें तो मेक होगी, वर्ब मेक, पकाने को आती है, रहने को लिव बोलते हैं, खेलने का आते हैं, जाने को वो बोलते हैं, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, और खाने को ईट बोलते हैं। आगे बात समझ में, ये आपका होमवर्क होगा, 7 सेंटेंसेस होंगे, वो आप घर पे बैठ के इनको प्रिपेयर करो। भाई हर स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देखा है वो हर क्या करे, उन्हीं के